Hello everyone, welcome to this vector video lecture series. Today we are going to discuss exercise 13.2. Question number 1. This 13.2 solely based on inverse proportion, बट आपका बेसिक्स चेक करने के लिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, हम उन्हें देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आपको कुछ 5 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. ओके, आप लोगों के पास बुक होगी तो आप लोगों के पास ईजी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना. ठीक है, तो हम लोगों को कुछ ये 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं. पहला स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ द वर्कर्स इन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट अ जॉब. ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इजी है कि आप ही को ये बताना है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है. ठीक है, सपोज इसने कहा है नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब. ठीक है, जॉब का मतलब हम लोग मान लेते हैं कोई प्रोजेक्ट. आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है. ठीक है, प्रोजेक्ट बनाना है 10 पेज का. ठीक है, और नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द जॉब, सपोज फॉर एग्जांपल हमने नंबर ऑफ वर्कर्स मान लिए 10 वर्कर्स. 10 पेज का प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं इसमें जो टाइम लगेगा. ठीक है, अब हम मान लेते हैं 5 वर्कर्स ही हैं और प्रोजेक्ट हमारे पास 10 पेज का है. यह मान लो 20 वर्कर हो गए और प्रोजेक्ट हमारे पास अभी भी 10 पेज का ही है. तो अब ज़रा कंपेयर करना है. 10 वर्कर हैं 10 पेज में, मान लिया कि हमें 2 दिन लग रहे हैं. कितने दिन लग रहे हैं? 2 दिन. अब अगर ये वर्कर्स आधे ही रह जाते हैं, कितने रह जाते हैं? आधे ही वर्कर्स रहने पे क्या ये टाइम जो पहले 2 दिन लग रहा था ये 2 दिन से ज़्यादा टाइम लगेगा? यस, लगेगा ही ना. अब अगर बाय चांस जो 10 वर्कर काम कर रहे थे उसकी जगह मैंने 20 वर्कर्स को एनरोल कर लिया, तो 10 वर्कर 2 दिन में ये 10 पेज की फ़ाइल बना के निपटा रहे थे, तो ये 20 वर्कर्स तो 1 दिन में ही कर देंगे ना. तो 10 वर्कर से 20 वर्कर्स ज़्यादा हैं लेकिन ये 2 दिन से 1 दिन कम है. देखो प्रपोर्शन चेंज हो रहा है. तो पहला वाला कौन सा प्रपोर्शन हो गया? इन्वर्स प्रपोर्शन. सेकेंड वाला देखेंगे, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड. टाइम टेकन फॉर अ जर्नी, मान ले कि हमारी जर्नी जो है, हमारी जर्नी और डिस्टेंस, इसमें ये कहा है कि आपको जो भी जर्नी करनी है और जो भी आपको टाइम लगेगा उसके बारे में आपको रिलेशन बताना है. अगर हमारी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है तो. ठीक है, एक बात बताओ, अगर सपोज़ हमने 1 घंटा ड्राइव किया, 1 आवर ड्राइव करके मैं 60 किलोमीटर पहुंच गई, तो अगर मैं बाय चांस आधी घंटा 30 मिनट्स ड्राइव करूंगी तो लगभग 30 किलोमीटर पहुंच जाऊंगी अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है. और अगर मैं 5 घंटे ड्राइव करती हूँ तो मैं लगभग 300 किलोमीटर पहुंच जाऊंगी. मतलब अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 घंटे से 30 मिनट आधा है, 60 से 30 भी आधा ही है. 1 घंटे से 5 घंटे ज़्यादा है, 60 से 300 भी ज़्यादा है. तो देखो प्रपोर्शन एक जैसे या तो घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं. तो क्या ये इन्वर्स है? नहीं. ये कौन सा प्रपोर्शन है? डायरेक्ट प्रपोर्शन. क्लियर है. थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड. एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड, इसमें आपसे क्या पूछा है कि आपके पास इतनी ज़मीन है सपोज़. ठीक है, इसके ऊपर आप मान लिया 500 मीटर की ज़मीन है, स्क्वायर मीटर की ज़मीन है. ठीक है, उस पर आप खेती करते हो और आपको कोई 1 कुंटल सामान निकलता है, क्रॉप निकलती है. अब अगर ये ज़मीन का हिस्सा लगभग 1000 स्क्वायर मीटर का हो जाए तो ये जो क्रॉप है ये भी तो बढ़ेगी ना. और अगर जो ये 500 स्क्वायर मीटर की जगह में इसकी ज़मीन का हिस्सा 250 स्क्वायर मीटर ही कर दूँ तो जो 1 कुंटल क्रॉप निकली हो सकता है आधा कुंटल क्रॉप हो जाए. क्लियर है. तो अगर ये बढ़ा तो क्रॉप भी बढ़ी. 500 की कंपेयर करें तो अगर एरिया कम हुआ तो क्रॉप भी कम हुई. तो देखो दोनों रेशियो साथ में बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो क्या ये डायरेक्ट इन्वर्स हुआ? नहीं, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ. क्लियर. फोर्थ पॉइंट, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल. फिक्स्ड जर्नी, इसने 2 चीज़ें क्लियर कर दी. जर्नी फिक्स्ड है, जर्नी है मान लो 500 किलोमीटर्स की. ठीक है, और स्पीड और टाइम. ठीक है, अगर हम लोगों को अगर देखो इस मामले में मैं बिल्कुल गलत फिगर्स लिख रही हूँ लेकिन हम सिर्फ मान रहे हैं सिर्फ समझ के लिए कि अगर 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलते हैं, 50 किलोमीटर्स प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं तो हम लोग पहुँच जाते हैं लगभग, मुझे लग रहा है लगभग 10 घंटे. ठीक है,
अब अगर मैं मेरी स्पीड बढ़ा देती हूँ, मैं मेरी स्पीड कर देती हूँ लगभग 80 किलोमीटर्स पर आवर, तो ये जगह पहुँचने में जो पहले 10 घंटे लग रहे थे, तो अब 80 किलोमीटर से 10 से कम ही लगेंगे ना, कम ही लगेंगे। मतलब जैसे ही स्पीड बढ़ाई तो हमारा ये प्रपोर्शन डाउन हो गया, दोनों एरोज डिफरेंट है, तो इस वजह से कौन सा प्रपोर्शन हो गया, इनवर्स प्रपोर्शन। ईजी है। नेक्स्ट एंड लास्ट, फिफ्थ वन, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। देखो, पॉपुलेशन और एरिया ऑफ लैंड, ये इतनी बड़ी ज़मीन है, ठीक है। अभी इतनी बड़ी ज़मीन के ऊपर मुश्किल से 10 लोग रह रहे हैं, 10 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 5 लोग ही मान लो। तो उस केस में ये पूरा एरिया इनका है, ये पूरा इनका है, ये इनका है, ये इनका है और ये इनका है, ठीक है। अब अगर बाय चांस, तो मैंने ऐसा माना कि 5 पर्सन को, पॉपुलेशन है हमारी 5 लोगों के, तो इन लोगों को 5 किलोमीटर का एरिया मिल रहा है रहने के लिए, ठीक है। अब अगर यही पॉपुलेशन 500 हो जाए तो ये 5 किलोमीटर का एरिया मिलेगा क्या, कुछ इतना सा एरिया मिलेगा। पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी तो एरिया क्या है वो और कम हो जाएगा। मतलब अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है, सॉरी स्केच पेन का है, ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, प्रपोर्शन चेंज हो रहे हैं, तो ये कौन सा प्रपोर्शन हो गया, इन्वर्स प्रपोर्शन। क्लियर। बस हमें एक बार अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि ये चीज़ें हमें समझ आ रही हैं या नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन सेकेंड एंड क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चंस हम लोग स्किप कर रहे हैं बिकॉज ये क्वेश्चंस वर्थ ही नहीं है, और आप लोग अगर इन्हें एक बार पढ़ेंगे तो खुद समझ जाएंगे। सो आई एम डायरेक्टली कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज़ डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, ठीक है। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई है, स्वीट बॉक्स है, स्वीट्स और चिल्ड्रन, इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है। अगर एक स्वीट का बॉक्स डिवाइड किया जाता है तो 24 चिल्ड्रन के बीच में, तो हर बच्चे को मिलती है 5 स्वीट्स। कितनी स्वीट्स, 5। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ रिड्यूस्ड बाय 4। माइंड करिए आप, लैंग्वेज इज़ रिड्यूस्ड बाय 4, मतलब 24 स्टूडेंट्स तो थे, इसमें 4 रिड्यूस हो गए, तो कितने स्टूडेंट्स बचे, 20। हमें निकालना है ये, थोड़ा सा सोचेंगे। देखो 24 बच्चे थे, डिब्बा सेम ही है, ठीक है। मान लिया 100 मिठाई है या 50 मिठाइयाँ ही हैं, तो हमारे पास डिब्बा सेम है, 24 बच्चों को 5 मिल रही है। तो अब अगर बच्चे कम हो गए तो एक एक को मिठाई तो ज़्यादा मिलने लग जाएगी ना। तो ये कौन सा प्रपोर्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है, इट सीम्स टू बी इनवर्स प्रपोर्शन, क्योंकि हमारा एक प्रपोर्शन बढ़ रहा है, एक प्रपोर्शन कम हो रहा है। अब हमने इसके साइन याद किए थे, कैसे याद किए थे, फॉर्मूला ऐसा ही था ना, आई ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और आई के बीच में ये रहता है, तो x1 x2 और y1 y2, तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y1 अपॉन y2। क्लियर है, क्लियर। वैल्यूज़ पुट करेंगे, x की जगह है 5, x2 की जगह है हमारे पास कुछ भी नहीं, y1 की जगह है हमारे पास 24 और y2 की जगह है हमारे पास 20 है, ये 4 मत लिख देना, 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 इंटू 20 इज इक्वल्स टू x2 इंटू 24, 24 इधर आएगा, तो x2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 20 अपॉन 24। क्लियर है। सो द थर्ड क्वेश्चन में ऑलरेडी यू हैव गिवन द पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट एंड पार्ट्स ऑफ द बेस, वो मैंने लिख लिए हैं। मैं वापस से एक बार बता दूं, आप लोगों के पास बुक्स होना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स करने वाली हूँ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए बुक एसेंशियल है। ओके, सो सेकंड पार्ट को ही इन्होंने लिख के कहा है कि एक रेड पिगमेंट बनाने का एक पार्ट है, तो बेस मतलब 75 ml में सिर्फ एक पिगमेंट डलता है। तो आपसे ये कहा है कि 1800 ml अगर अपने पास बेस है तो उसमें कितना पिगमेंट डलेगा। ज़रा हम सोचते हैं, अरे भाई इतने से ml में एक पिगमेंट ही काफ़ी है कलर के लिए, तो ये तो इससे ज़्यादा है ना। और अगर इतना सारा पानी है हमारे पास, बेस है हमारे पास, तो उसमें कलर मिलाने के लिए भी एक पार्ट से तो ज़्यादा ही चाहिएगा। देखो दोनों एरोज अप हो रहे हैं या नहीं, यस। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा डायरेक्ट हो गया solution. So in this direct proportion हम लिखेंगे ये कि इस चीज़ में हमको direct proportion is same, therefore
हमारा फॉर्मूला क्या था, जल्दी से जैसे ही हमें डाउट होने लग जाए हम जल्दी से हमारा फॉर्मूला बनाएंगे, हम हमारा डी बनाएंगे कट करते हुए, मतलब ऊपर x रहता है नीचे y रहता है, ठीक है, तो हम उसे कट कर रहे हैं। देयरफॉर x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। पुट द वैल्यूज़, x1 की जगह है हमारे पास 1, y1 की जगह हमारे पास 75, x2 की जगह कुछ नहीं है तो x2 एज इट इज़, y2 की जगह है 1800 ml। ओके, डोंट यूज़ द यूनिट्स दिस टाइम। बस अभी सॉल्व करते जाएंगे। x2 अपनी जगह है, सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इंटू 1800 इज इक्वल्स टू 75 इंटू x2 सॉरी। तो अब x2 अपनी जगह पे रह गया, 1 इंटू 1800 ही होता है अपॉन 75। जब भी किसी को भी कैंसिल करने में थोड़ा भी डाउट होता हो, किसी को टेंशन होती हो, तो सबसे पहले टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेने की है, साइड में ले जाइए इसे और 5 से कैंसिल कीजिए, सबसे लोवेस्ट टर्म जिससे आप कैंसिल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने को 12 और 13 15 की टेबल बोलनी है, नहीं बिल्कुल नहीं, 5 से कैंसिल कर सकते हैं आप, 5 से कैंसिल कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 गए 2 बचे, 5 5 ज़ा 25 हो गया, कितना ईजी है। 5 3 ज़ा 15, 15 8 में से 5 गए 3 बचे, अब 3 है और 0 ये 3 5 6 5 ज़ा 30 और 0 ये 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10। अब देखो आपका ऐसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैंने देखा यहाँ पे 3 है, चेक करो 7 + 2 9 होता है, मतलब यस ये तो 3 की टेबल में आता है। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12, तो मेरा आंसर आ रहा है इसको कैंसिल करके 24। कितना आया है 24, तो फाइनल आंसर हमको यही चाहिए था। देयरफॉर पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट नीडेड is equals to 24। clear। next question, fourth question, question number 4। मेरा sketch कहाँ गया, yes here it is। question number 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर। देखो समझ ना आए तो 2 से 3 बार पढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है 840 बॉटल्स इन 6 आवर, दो चीज़ें मिल गई, एक मुझे मिल गया 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, तो एक तो मुझे मिल गई बॉटल्स और एक मुझे मिल गया टाइम। कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो इसे आप न्यूमरेटर में लिखो, इसे वाई में लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको जो इच्छा हो आप वैसे लिख सकते हो, दोनों में आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ओके, इसमें क्या दे रखा है, इसने कहा है 840 बॉटल्स फिल होती है कितनी देर में, 6 आवर्स में। 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। आपसे पूछा है हाउ मेनी बॉटल्स विल इट गेट फिल्ड इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में कितनी फिल होगी, मतलब हमें ये वैल्यू नहीं है, x2 नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसे कैसे करें, एक बार और मैं रिपीट कर दूं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉटल्स की सारी वैल्यू x में जाए और टाइम की वैल्यूज़ y में जाए। टाइम भी आप ऊपर ले सकते हैं, बॉटल्स को आप नीचे ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ज़रा दिमाग लगाते हैं, मशीनें 6 घंटे में 840 बॉटल बना रही है, तो 6 घंटे में जितना बना रही है तो 6 घंटे से कम टाइम में उससे कम ही बनाएंगी। सी दोनों एरो सेम प्रपोर्शन में नीचे की तरफ जा रहे हैं, सो कौन सा प्रपोर्शन हो गया, इट सीम्स डायरेक्ट प्रपोर्शन, इजंट इट। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन होने की वजह से हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। क्लियर, पुट द वैल्यूज गेट द आंसर। x1 हमारे पास क्या है 840, y1 हमारे पास क्या है 6, x2 हमारे पास कुछ नहीं है, y2 हमारे पास 5 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 840 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 6 इंटू x2। क्लियर, x2 अपनी जगह रह जाएगा, 840 इंटू 5 और ये 6 जो मल्टीप्लिकेशन में था डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। फिर मैंने यही बात बोली है, नहीं समझ में आए सबसे छोटे नंबर से कैंसिल करूँ, मैं 2 से कैंसिल कर रही हूँ, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 8 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 0, 3 से कैंसिल करेंगे, हो रहा है या नहीं, 4 + 2 5 6, 6 3 की टेबल में आता है, मतलब ये पूरा आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 0 ना। अब ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है, 140 इंटू 5, 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, 5 इंटू 5 6 7 700। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया 700 बॉटल्स। क्लियर, तो इसके साथ हमारा 4th क्वेश्चन खत्म होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम अटेन करता है एक लेंथ को इतना, ठीक है। तो
एनलार्ज्ड फोटोग्राफ कितना है और उसकी लेंथ हमने 5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ कर दी है। तो आपको निकालना है व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया अगर फोटोग्राफ को हम 20,000 टाइम्स ही एनलार्ज करते हैं। ठीक है, तो एनलार्ज लेंथ दे रखी है उसकी और एनलार्ज टाइम्स दे रखा है। ठीक है, तो मुझे दे रखी है एक तो एनलार्ज्ड एनलार्ज फोटोग्राफ दे रखा है मुझे। द फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम, ठीक है, अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन डायग्राम। एनलार्ज जब फोटो को इतना बड़ा फोटो किया तो उस बैक्टीरिया की साइज इतनी दिखी, तो वो भी कुल मिला के एनलार्ज्ड ही है। तो एनलार्ज्ड साइज ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए अब ज़रा वैल्यूज फीड कर देते हैं हम लोग। क्या है, इन्होंने कहा है 50,000 टाइम्स जब आपने फ़ोटो को इंक्रीज़ किया तब जाके उस बैक्टीरिया की साइज़ 5 सेंटीमीटर है। अभी आपसे पूछ रहा है अगर 20,000 टाइम्स आप एनलार्ज करोगे तो इसकी साइज़ क्या होगी। अरे भाई बड़ा सिंपल सी बात है, 50,000 टाइम आपने बढ़ाया तब जाके 5 सेंटीमीटर बढ़ा। अब इतने चौड़े की जगह मैंने सिर्फ इतना से ही चौड़ा किया है। ठीक है, इतना सा फोटो था, मैंने खींच के पहले इतना कर दिया तो बैक्टीरिया इतना बड़ा दिखा। अब मैंने उसे खींच के सिर्फ यहीं तक रखा तो बैक्टीरिया इतना से ही दिखेगा ना। तो 50,000 से 20,000 कम है तो डेफिनेटली हमारा बैक्टीरिया का साइज़ भी कम आएगा। दोनों प्रोपोर्शन डाउन जा रहे हैं तो हम क्या लिखने वाले हैं, इट सीम्स टू बी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये दिख रहा है, तो इट सीम्स टू बी अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फॉर्मूला है x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2। याद करने का तरीका हमने देख रखा है, कट द डी, x1 x2 y1 y2, ये अपॉन लग गया x1 अपॉन y1। ठीक है, बहुत ईजी है लर्न करने का मेथड। पुट द वैल्यूज। सो 50,000 हमारी x की जगह है। वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं आप एनलार्ज फोटो को ऊपर लिखो, आप इसे नीचे भी लिखोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। 20,000 टाइम्स, यहाँ कुछ नहीं है, ये y की सीरीज़ चल रही है, y1 ये y2 अपॉन y2। ठीक है, नीचे हो ऊपर हो हमें किसी को भी जो छोड़ना नहीं है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देम। 50,000 y2 इज इक्वल्स टू 20,000 इंटू 5। तब तक मल्टीप्लाई मत करो जब तक कहीं आपको दिख रहा है कि कैंसिल होने का कोई स्कोप है। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्कोप, कैसे मैं बताती हूँ। ये जो मल्टीप्लाई में था नीचे सामने की तरफ डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 50,000 यस चला जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर कितना हो गया 2। कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। In a model of a ship, the mast is 9 centimeter high, while the mast of actual ship is 12 meter high. आपको एक मॉडल बनाया है, ठीक है, एक शिप को मैंने देखा और मॉडल बनाया है। तो मॉडल ऑफ द शिप की लेंथ और एक्चुअल लेंथ हमें उसकी बात करनी है। इसने दे रखा है मॉडल में लेंथ ऑफ मॉडल, शिप के लेंथ की मॉडल में कितनी लेंथ है, वो है 9 सेंटीमीटर हाई। और वही एक्चुअल शिप में अगर आप देखोगे तो एक्चुअल शिप में आपको दिखेगी 12 मीटर हाई। 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में है, लेकिन अभी हम देखते हैं, है ना। अब इसने क्या कहा, इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, 28 मीटर एक्चुअली शिप की लेंथ है। आपको निकालना है कि मॉडल वाली शिप की एक्चुअल लेंथ कितनी होगी। क्लियर है, चलो ज़रा बात कर लेते हैं। एक्चुअल लेंथ 12 मीटर थी, यहाँ हो गई 9 सेंटीमीटर। तो जब ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली शिप की लेंथ भी बढ़ेगी। सही, 12 से 28 ज़्यादा है और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो 9 से ऑब्वियसली ज़्यादा आएगी। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन दिख रहा है, इट सीम्स टू बी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दिख रहा है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने की वजह से अब हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग वैल्यूज़ को लेंगे x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2। पुट द वैल्यूज़, x की जगह है 9, y की जगह है 12 इक्वल्स टू में यहाँ कुछ नहीं है, मतलब x की सीरीज़ चल रही है, x2 अपॉन 28। क्रॉस मल्टीप्लाई ईच, 28 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 12 के साथ में x2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x2 अपनी जगह 12 यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। तो मैं इसे यहाँ लाऊँ या मैं इसे उल्टा करके लाऊँ, बात बराबर ही है। पर चलिए अभी कंफ्यूज नहीं करती हूँ। 28 यहाँ है, 9 यहाँ है, ये नीचे आ गया, 12 हो गया।
3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 4 की टेबल काउंट करेंगे 28 आता है क्या? यस, मेरे हिसाब से 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 7 3 ज़ा कितना हो गया? 21। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 21 सेंटीमीटर। लेकिन हम आगे बढ़ें उसके पहले मुझे आपको एक चीज़ वेरी क्लियर करनी है। देखो, जो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यूनिट्स जो होती हैं वो x1, x2, x3 की सेम होनी चाहिए, y1, y2, y3 की सेम होनी चाहिए। क्लियर? लेकिन x1 की सेम हो भी सकती है, x1 की सेम ना भी हो तो भी चलेगी। दोनों केसेस रन करते हैं जैसे अभी हमारे साथ हुआ, और ये भी दोनों रन करते हैं जैसे ऊपर हुआ। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखना। अगर कभी यहाँ मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो फिर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। क्लियर? तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। आने वाले क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पढ़ने पे महसूस होगा कि दो चीज़ें हैं, एक तो नंबर ऑफ़ स्वीट्स दे रखी हैं और एक नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दे रखे हैं, और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दे रखे हैं। आपसे ये कहा है कि अगर 24 चिल्ड्रन हैं तो हर बच्चे को 5 स्वीट्स मिल रही हैं। कितनी स्वीट्स मिल रही हैं? 5। अगर 4 बच्चे रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब 20 बचे, तो हर को कितनी स्वीट मिलेगी? हमें ये तो समझ में आ रहा है कि 24 बच्चों को अगर 5 स्वीट्स मिल रही है, डिब्बा उतना ही है, मिठाइयाँ उतनी ही हैं, है ना? तो 24 बच्चों को 5 मिल रही है, तो बच्चे कम होने पे मिठाइयाँ ज़्यादा मिलेंगी। तो ये कौन सा प्रपोर्शन हो गया? इट सीम्स टू बी इनवर्स proportion. ओके, सो फॉर्मूला क्या था इनवर्स प्रोपोर्शन का? इस तरीके से हम ऐड कर रहे थे x1 अपॉन x2, पर इधर ध्यान रखना था y2 अपॉन y1 था। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, x की जगह 5 अपॉन 24 इज इक्वल्स टू, यहाँ हमारे पास वैल्यू नहीं है तो x2 अपॉन 20, अरे अरे गलत लिख दिया, 20, आई एम सॉरी, मैंने गलत डायरेक्ट का फॉर्मूला लगा दिया। x1 अपॉन x2 मतलब x1 है हमारे पास 5, x2 है नहीं हमारे पास, y2 है हमारे पास 20 और y1 है हमारे पास 24। क्लियर? अब हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 20 इंटू x2। ठीक है, x2 अपनी जगह पे 20 नीचे आ जाएगा। अब मैं साइड चेंज कर रही हूँ, 5 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 20, 5 4 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया नंबर ऑफ स्वीट्स इज इक्वल्स टू 6। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है अ फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स फॉर 6 डेज। यहाँ पे ये दे रखा है कि 20 एनिमल्स को फीड करने के लिए 6 दिन तक वो फीड कर सकता है। तो नंबर ऑफ एनिमल्स एंड नंबर ऑफ डेज, मुझे ये समझ में आया, मैं ये लिख सकती हूँ। आपको जो समझ में आया ना आप वैसे कॉलम्स बना सकते हो। तो 20 एनिमल्स को फीड करने के लिए हमारे पास कितने दिन का खाना है? 6 दिन का खाना है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ़ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन द कैटल? 20 तो थे, 10 और हो गए तो कितने हो गए? 30। तो हमें निकालना है कि अब कितने दिन का खाना बचा। अरे 20 जानवर थे तो 6 दिन तक चल रहा था, स्टॉक उतना ही है हमारे पास। ठीक है, अब जानवर बढ़ गए हैं तो खाना कम दिन का ही रहेगा ना, तो प्रोपोर्शंस चेंज हो रहे हैं। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन दिख रहा है? इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन दिख रहा है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन होने की वजह से फॉर्मूला क्या था? x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y2 अपॉन y1। ये x1, ये x2, ये y2, ये y1। फिर द वैल्यूज़, x1 है हमारे पास 20, x2 है हमारे पास 30, y2 है हमारे पास कुछ भी नहीं, और y1 है 6। क्लियर? पुट द वैल्यूज़, y2 को इधर रहने दो, ऊपर है इसको इधर लेके आ जाओ सिर्फ। 20 इंटू 6 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू y2। 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6,
तो ये हो गया 4 days ओनली। क्लियर है? बस इतना सा हमको करना है। हमें कुल मिला के फॉर्मूला याद रखना है तो हमारे आंसर सही आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3% वुड रीवायर जसमिंदर हाउस इन 4 days। ठीक है, 3% काम कर देंगे 4 दिन में। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पर्सन? 3 दिन में उन्होंने कहा है, 3 लोगों के बारे में बोला है। नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 3। और कितने दिन में काम कर देंगे? नंबर ऑफ डेज जिसमें वो काम कर देंगे वो है 4। इफ़ ही यूजेस 4% इंस्टीड ऑफ 3, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। इफ़ ही यूजेस 4% इंस्टीड ऑफ 3, तो 3 की जगह अगर वो कितनों को यूज़ करता है? 4। तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा? क्लियर? सिंपल सी बात है। 3 लोग 4 दिन लगा रहे हैं तो 4 लोग 4 दिन से कम लगाएंगे? प्रपोर्शन चेंज हो रहा है। तो ये कौन सा प्रपोर्शन है? इट इज़ इन्वर्स प्रपोर्शन। कौन सा प्रपोर्शन है? इन्वर्स प्रपोर्शन। तो इन्वर्स प्रपोर्शन का फॉर्मूला लिख रहे हैं हम x1 अपॉन में x2, y2 के अपॉन में y1। सामने वैल्यूज़ लिखते जाते हैं। ठीक है, x1 x2 y1 y2 y1। ठीक है, x1 कितना है? 3, x2 कितना है? 4, y2 हमारे पास कुछ नहीं है, y1 हमारे पास है 4। ठीक है, अब मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसे इधर कर रही हूँ, y2 को इधर ही रहने दे रही हूँ। 3 इंटू 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू y2। तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे कितने? 3। ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है, वो है फॉर्मूला याद है तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। A batch of bottles were packed in 25 boxes. In 12 bottles in each day. A batch of bottles were packed in 25 bottles with एक बॉक्स में 25 बॉटल्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बॉटल्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बॉटल्स। ठीक है, बॉटल्स पर बॉक्स यही दे रखा है। चलिए, क्या दे रखा है? A batch of bottles were packed in 25 boxes. 25 boxes में पैक किया with 12 bottles in each box. हर एक बॉक्स में कितनी बॉटल है? 12। अगर ये सेम बैच, if the same batch is packed using 20 bottles, अभी जो मैंने 12 बॉटल्स पैक किए थे एक एक डिब्बे में, अगर उसकी जगह मैं 20 बॉटल्स एक डिब्बे में पैक कर दूँ तो कितने डिब्बे फिल होंगे? समझना मेरी बात। एक कार्टून है, उस कार्टून में 12 बॉटल्स मैंने फ़िल करी। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे पास जो इकट्ठी बॉटल्स हैं ना, उनको पैक करने में मुझे 25 बॉक्सेस लगते हैं। अब मैं बड़ा बॉक्स का साइज़ ले आती हूँ और उस एक एक बॉक्स में 20-20 बॉटल्स भरने लगती हूँ, 20 बॉटल्स पर बॉक्स। तो आपसे पूछा है कि बॉक्स कितने लगेंगे? अरे 12 बॉटल में 25 बॉक्स लग रहे हैं, तो जब बॉटल्स इतनी ही हैं, ठीक है, इसमें से 12 बॉटल्स फिल करने में 25 बॉक्सेस लग रहे थे। अब मैं 20 बॉटल्स फिल कर रही हूँ तो बॉक्सेस की नंबर तो कम हो जाएगी ना। प्रपोर्शन चेंज हो गया। यस, प्रपोर्शन चेंज हुआ है। तो ये कौन सा प्रपोर्शन दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है इन्वर्स प्रपोर्शन। एक मिनट, पहले मैं इसे ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, इट इज़ कौन सा प्रपोर्शन? इट इज़ इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन होने की वजह से हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y2 अपॉन y1। ठीक है, वैल्यूज़ रखेंगे। x1 हमारे पास कितना है? 25। x2 हमारे पास नहीं है। y2 हमारे पास है 20। y1 हमारे पास है 12। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 25 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 20 इंटू x2। x2 इधर ही रह जाएगा, 20 इधर आ जाएगा। 25 इंटू 12 अपॉन 20 कैंसिल है। 2 6 सा 12, 2 10 सा, 2 3 सा, 2 5 सा, 5 5 सा। ईजी है। तो कितना बचा? 5 3 सा कितना? 50
15 बॉक्सेस रिक्वायर्ड। इजी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला रखो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। मैथ्स की सबसे ईजीएस्ट एक्सरसाइज है क्लास 8 की, तो जिन भी बच्चों को नंबर लाने हैं अच्छे से वो इस एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे से करेंगे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। आपको ऐसा कह दिया है कि भाई आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है और आपको 100 आर्टिकल्स बनाने हैं। कितने आर्टिकल्स बनाने हैं? 100 आर्टिकल्स बनाने हैं। तो फैक्ट्री ने क्या किया, उसके पास इन 100 आर्टिकल्स को बनाने के लिए 42 मशीन्स थी। कितनी मशीन्स थी? 42। और ये 100 आर्टिकल्स बनाने में उसे 63 डेज लग रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर हाउ मेनी मशीन्स वुड रिक्वायर टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। अब ऐसा कह दें कि भाई टेंडर जिस कंपनी ने दिया उसने कहा नहीं आप 63 डेज मत करो, हमें तो जल्दी आप 54 डेज में ही सामान लाओ। तो कितनी मशीन्स हमको चाहिएगी? तो हमें दो चीज़ें मिल गई, नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ मशीन्स के हिसाब से नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ़ मशीन्स हमारे पास हैं 42, तो हमें लग रहे हैं 63 डेज़। अगर हमें 54 डेज़ में काम कंप्लीट करना है तो हमें कितनी मशीन्स लगेंगी? क्वेश्चन इतना सा है, थोड़ा सा सोचो आप कि कौन सा प्रपोर्शन बनेगा। मैं बताऊं उसके पहले, 63 डेज़ में 42 मशीन्स इतने दिन में काम कर रही थी, तो 54 डेज़ के अंदर तो ज़्यादा ही चाहिएगी ना। काम उतना का उतना ही है, लेकिन दिन कम हो गए, दिन कम हो गए तो मशीन्स ज़्यादा लगाओ। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन दिख रहा है? इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन। और अगर ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो अब तक तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज़ x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y2 अपॉन y1। क्लियर? फीड द वैल्यूज़। x1 हमारे पास है 42, x2 हमारे पास नहीं है, y2 हमारे पास है 54 और y1 है 63। क्रॉस मल्टीप्लाई देम, सो 42 इंटू 63 इज इक्वल्स टू 54x2। x2 अपनी जगह रह जाएगा, 42 इंटू 63 अपॉन 54। कैंसिल करना शुरू करेंगे। मैं 2 से कैंसिल कर रही हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 7 ज़ा 14। सी, अब ये मुझे 3 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27 दिख रहा है, 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, 7 7 ज़ा कितना होता है? 49। सो 49 मशीन्स विल बी रिक्वायर्ड। कभी भी क्वेश्चन करने के बाद उसे 2 बार क्रॉस चेक करो ये सही है या नहीं। सो मेरा आंसर है 49। प्लीज़ क्रॉस चेक इट विथ योर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, अ कार टेक्स 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द कार? स्पीड अगर ये दे रखी है, ठीक है, हमें स्पीड दे रखी है और हमें स्पीड के बाद टाइम दे रखा है, डिस्टेंस हमारा सेम ही है। इन्होंने कहा है कि अगर स्पीड 60 किलोमीटर्स पर आवर की होती है तो जगह पे पहुंचने में हमको 2 घंटे लग रहे हैं। अगर यही 80 किलोमीटर्स पर आवर की हो जाएगी तो हमें कितना टाइम लगेगा? 60 से 80, स्वाभाविक है अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा अगर डिस्टेंस सेम है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन दिख रहा है? ये मुझे दिख रहा है इन्वर्स प्रोपोर्शन। कौन सा दिख रहा है? इन्वर्स। क्यों दिख रहा है मुझे ये इन्वर्स? क्योंकि हमारी दोनों प्रोपोर्शन की एरोज अप एंड डाउन है। सो इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो क्या हो गई वैल्यूज़? x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y2 अपॉन y1। वैल्यूज़ रखेंगे, x1 है हमारे पास 60, x2 है 80, y2 हमारे पास है नहीं और y1 है हमारे पास 2। ठीक है, मल्टीप्लाइड, y2 इस जगह रह जाएगा 60 इंटू 2 बाई 80। सी, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा हो रहा है, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा। अब हमारे पास बच गया 3/2। ऐसा तो कोई घंटे होते नहीं है, मैं डिवाइड कर रही हूँ। 2 1 ज़ा 2, माइनस किया 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 5 ज़ा 10, तो ये आया है 1.5 आवर्स। हमें 1.5 घंटा लगेगा उस जगह पहुँचने में।
क्लियर, बहुत इजी है, बस हमें सारा ध्यान रखना है फॉर्मूला पे। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 10, 2 persons could fit new window in a house in 3 days। ठीक है, नंबर ऑफ़ पर्सन और नंबर ऑफ़ डेज में काम होता है। इन्होंने कहा है कि 2 पर्सन घर में विंडो एंड नंबर ऑफ़ डेज ऑफ वर्किंग। हाँ, 2 पर्सन घर में काम करते हैं, 3 दिन के अंदर खिड़की लगा देते हैं। अब पहला पार्ट इन्होंने पूछा है कि वन ऑफ द पर्सन फेल इल, 2 तो थे, एक बीमार पड़ गया, तो कितना बचा? 1। तो उसे ये काम करने में कितना टाइम लगेगा? एंड हाउ मैनी पर्सन, सेकेंड पार्ट ये पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी पर्सनस वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। और अगर एक ही दिन में विंडो फिट करनी है तो कितने लोगों की ज़रूरत होगी? मतलब यहाँ हमको निकालना है y2, यहाँ हमें निकालना है x3। ठीक है, सिंपल सी बात है, 2 लोग 3 दिन में काम कर रहे हैं, तो एक आदमी को काम करने में तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा। ठीक है, और काम बहुत ही कम में करना है तो लोग ज़्यादा चाहिए। मतलब ये कौन सा प्रपोर्शन है? इट इज़ इन्वर्स प्रपोर्शन। कौन सा प्रपोर्शन है? इन्वर्स प्रपोर्शन। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y2 अपॉन y1। वैल्यू पुट करेंगे, x1 है, y1 है, y2 हमारे पास है नहीं, और ये है 2 इंटू 3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y2। तो हमारे पास y2 नंबर ऑफ़ डेज़ कितने आ गए? 6 डेज़। एक आदमी को विंडो फिट करने में 6 दिन लगेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड पार्ट, इसे और इसे ले रहे हैं, तो x1 अपॉन x3 इज इक्वल्स टू y3 अपॉन y1। ठीक है, x1 है हमारे पास 2, x3 हमारे पास नहीं है, y3 है 1 और y1 है 3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू x3। तो ये कितना हो गया? 6, x3 में 6, तो 6 पर्सन्स। क्लियर? तो ये 2 हमें निकालना था, हमने इजीली निकाल लिया, सिर्फ हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, A school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods? तो नंबर ऑफ़ पीरियड्स दे रखे हैं और उनका टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ पीरियड्स जो हैं वो 8 हैं, तो 8 पीरियड्स 45 मिनट्स के हैं। आप कभी कभी होता है ना एक्टिविटी पीरियड या 0 पीरियड्स स्कूल में हो जाते हैं, तो हम उसे 9th पीरियड मान रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे पीरियड्स कितनी देर के हो जाएंगे? ऑब्वियसली घंटे तो 8 घंटे का ही स्कूल लगेगा, 8 घंटे में 45 मिनट के 8 पीरियड्स लग रहे हैं, तो 9 पीरियड्स लगाने के लिए तो टाइम और कम ही हो जाएगा ना, प्रपोर्शन चेंज हो गया। तो ये कौन सा प्रपोर्शन हो गया? इट इज़ इन्वर्स प्रपोर्शन। मेन काम इन क्वेश्चंस में सिर्फ यही है, आपको बनाना है अपनी टेबल, देन आपको आइडेंटिफाई करना है प्रपोर्शंस, एंड आई गेस अभी तक में आप लोग ये चीज़ इजीली समझ चुके होंगे। बस अब वैल्यू फीड कीजिए, x1 हमारे पास है 8, x2 है 9, y2 हमारे पास है नहीं और y1 है 45। क्लियर? अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 8 इंटू 45 बाय 9 इज इक्वल्स टू y2। 9 5 सा 45 होता है, मल्टीप्लाइड, तो y2 हमारे पास हो गया 8 5 सा 40 मिनट्स। तो विद दिस क्वेश्चन वी एंडेड अवर एक्सरसाइज, एंड अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल पोस्ट दिस PDF ऑफ ये सारे क्वेश्चंस इन द लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ टेक इट। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।